हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज यादव और एक बार फिर आप लोगों का द इंडियन बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम देखते हैं। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन में जो ऑल का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। और प्लीज़ किसी भी चीज़ पर वीडियो बनाना हो, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके वस्तुओं को दिखाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चाल की खोज वैज्ञानिक रोमर ने किया था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके वस्तुओं को दिखाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चाल की खोज वैज्ञानिक रोमर ने किया था। अब देखते हैं अगला हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए देखिए मैं आप लोगों के लिए एक चित्र बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। क्या है ये? दर्पण है। दर्पण है और यहाँ से जब प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश यहाँ से आता है तो वह वापस अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। नीचे ये टकराता है, इधर यहाँ से आकर यहाँ पर टकराएगा और पुनः वापस अपने मार्ग में लौट जाएगा। जब यहाँ से प्रकाश आकर यहाँ पर टकराता है, यहाँ से जाता है, तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब किसी प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराती है और वापस अपने ही मार्ग में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह वापस अपने ही मार्ग में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। पहला यहाँ पर दिया है, आपतित किरण परावर्तित किरण था, इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब क्या होता है? एक ही तल में स्थित होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है, तो यहाँ से जो आपतित किरण है, मैंने यहाँ से अगर कोई किरण आ रही है और यह है परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच ये जो अभिलंब डाला जा रहा है, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि कोई अभिलंब डाल दिया गया, तो ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है इसका पहला नियम। इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण कौन किसे कहते हैं? यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री रहेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है इसका नियम। तो हम अगला हेडिंग देखते हैं क्या दिया है। पहला नियम दिया था कि आपतित किरण परावर्तित किरण था, इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखते हैं आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, तो आपतित किरण जब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को आपतित किरणें कहा जाता है। यानी किसी प्रकाश स्रोत से जो किरणें आती है उसी को आपतित किरणें कहा जाता है। परावर्तित किरणें किसे कहते हैं? तो लौट कर जाने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरणें कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब क्या है? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, ये हो गई आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, लौट कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, और इन दोनों के बीच डाला गया जो लंब होता है इसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला,
प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला क्या है? पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा है प्रकाश में परावर्तन होता है। पाँचवें नंबर पर दिया है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तीसरा नियम है। चौथा है प्रकाश में परावर्तन रहता है, यानी प्रकाश जो होता है टकरा कर वापस लौट जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब देखते हैं अगला क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अगला हेडिंग है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी स्वतः ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुए आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा आदि। चंद्रमा जैसे ये भी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो अब देखते हैं अगला क्या दिया है। अब देखते हैं प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश तरंग जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है अर्थात चलता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जो भी प्रकाश तरंग होता है और जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है या चलता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है? तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब देखते हैं कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसका आकृति बन जाता है, तो उस आकृति को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि प्रतिबिंब हमारी जो आकृति बन जाती है उसी आकृति को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परछाई को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन प्रतिबिंब का एक और परिभाषा जान लीजिए। किसी वस्तु बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण द्वारा इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक दर्पण हो गया। यह क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। ठीक, ये एक दर्पण हो गया और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, जिसके बारे में मैं आगे आपको लोग बताऊंगा। ये अवतल दर्पण है, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित होकर जाती है और फिर यहाँ से आकर परावर्तित होने वाली किरणें यहाँ से जाती है और पुनः जो इधर से जा रही है यहाँ से जा रही है। आप कहेंगे आपके सभी एक ही जगह से क्यों जा रही है? तो ये इसका नियम है कि मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी कि मुख्य फोकस यहीं पर इसका है। तो देखिए यहाँ पर मिल रही है किरणें, यहाँ पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो जहाँ पर किरणें मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा अथवा मिलती हुई प्रतीत होगी। मिलती हुई प्रतीत कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कि एक हम ले लेते हैं, ये क्या है? ये है उत्तल दर्पण। तो इसमें जो होगा इधर से रहेगा मुख्य अक्ष, तो जब इसके समानांतर किरणें आएगी तो इधर लौट जाएगी। कहाँ जाएगी? उधर लौट जाएगी और ये इधर लौट आएगी। तो इनको हम मिलाते हैं कि ये कहाँ पर जाकर मिलते हैं, आभास करते हैं। ये वास्तव में नहीं मिलती है तो इसलिए इस तरह करते हैं, तो ये यहाँ पर आकर मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। लेकिन कैसा? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर क्यों बनेगा? क्योंकि किरणें यहीं पर आकर मिल रही है। जहाँ पर किरणें मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम आगे हेडिंग देखते हैं। ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है हेडिंग। तो अगला है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलते हैं आगे, हेडिंग है दर्पण। क्या है? दर्पण। तो किसी पारदर्शी कांच के एक भाग पर पेंट करके परावर्तक बना लिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का मतलब क्या है? किसी पारदर्शी कांच रहेगा और उसके कहीं से भी काट दिया जाएगा और एक भाग पर पेंट कर दिया जाएगा, उसको दूसरा भाग परावर्तक बना लिया जाएगा, उसे कोई क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। उसको ही हम क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला है समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं।
यानी कि दर्पण दो प्रकार का होगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय समतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक तल जहाँ से यानी परावर्तन होता है वो अगर समतल रहेगा तो उसको कहेंगे समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। यानी जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, जैसा मैंने अवतल दर्पण बनाया वो गोल था, और समतल दर्पण का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ऐसा सीधा रहेगा एकदम समतल दर्पण, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो हो गया समतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण जैसे मोटरसाइकिल के हेडलाइट में, बैक लाइट में लगा होता है, जैसे उसके पीछे के जितने भी गाड़ी आती है उसमें देखा जाता है, तो उसमें हम कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का अंतर्गत आता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण दिया है, तो गोलीय दर्पण के प्रकार में दिया है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा धंसे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उभरे हुए भाग पर इसका कलई किया रहेगा और धंसे हुए भाग से क्या हो रहेगा, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा होगा। उत्तल दर्पण क्या है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा उठे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये इस तरह है, तो इसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई है, कहाँ पर, उठे हुए भाग पर, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और इस यहाँ से प्रकाश का क्या हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये, तो इसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई है, इसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई है, इसके धंसे हुए भाग पर कलई हुई, लेकिन दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है, क्योंकि इसका क्या है, ये गोली है परावर्तक तल, तो इसलिए ये दोनों गोलीय दर्पण है। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। किससे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या कहता है, उभरे हुए भाग पर कलई किया रहता है, उभरे हुए भाग पर कलई है और यहाँ से एक लकीर रहता है, यानी इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए क्या, पहले गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल है, मान लीजिए क्या हो गया, क्या परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो इसका मध्य बिंदु रहता है उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यानी इस मध्य बिंदु को क्या है, दर्पण का ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं आगे। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जरूर गोल होगा, तो जरूर ही वह किसी खोखले गोले का भाग होगा। मान लीजिए इस तरह ये पहला गोला था, तो जो इसका केंद्र होगा, इसका जो केंद्र होगा गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका परावर्तक तल 5 मीटर है तो 2.5 मीटर पर इसका ध्रुव होगा। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, जहाँ भी वो उसका त्रिज्या बनेगा उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, जैसे मैंने इसको पहले ही खींच दिया था, तो ये जो रेखा जाती है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को कहते हैं। अब दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये द्वार, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस क्या है, तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, तो सभी यहाँ पर किरणें मिल रही है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी क्या है, अब फोकस दूरी देख लेते हैं। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस
दूरी कहते हैं। तो ये था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में बताया हम ध्रुव, ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता त्रिज्या बताए। वक्रता त्रिज्या के बाद आप लोगों को बताया मुख्य अक्ष के बाद बताया द्वारक के बाद मुख्य फोकस और मुख्य फोकस के बाद बताया मुख्य फोकस दूरी। अब हम देखते हैं कि अगला हेडिंग क्या है। तो इसको हम हेडिंग में भी देख लेते हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझा दिया। नोट्स भी है, नोट्स में देख लीजिए कि क्या कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे इसकी परिभाषाएं लिखवाया जाता है। तो परिभाषा भी लिखवाते चल रहा हूँ साथ साथ। तो देखते हैं परिभाषा में गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा में पहला दिया है दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन लिख दिया हूँ कि PC से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं द्वारक क्या है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है उसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ प्रतीत होती है कि वहाँ पर हम अवतल दर्पण के लिए आप लोगों को समझाए, उत्तल दर्पण के लिए भी बता दिया जाएगा। प्रतिबिंब में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वहाँ पर मिलती है इसलिए प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ मुख्य फोकस होता है। फोकस दूरी क्या है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे? इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब हम देखते हैं अगला हेडिंग क्या दिया है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन दिया है। अगला हेडिंग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, अवतल और उत्तल। से पहले अवतल का देख लेते हैं। इसमें 6 स्थितियाँ होती है। इसमें पहला स्थिति दिया है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? अत्यंत छोटा। जैसे चित्र द्वारा देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि चित्र है, तो ये जो मुख्य अक्ष है ये क्या है? मुख्य अक्ष, क्योंकि ये केंद्र और ध्रुव से होकर जा रहा है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण के कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से सभी किरणें जाएगी, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। वो अभी बिंदु आकार का बन ही रहा है, अत्यंत छोटा। वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर। कहीं इधर अनंत पर वस्तु रख दिया गया है। चलिए, तो हम इसका दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति कह रहा है कि यदि वस्तु को, क्या कह रहा है दूसरा स्थिति? कह रहा है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कब? वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे। मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ से दूर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र से दूर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र ये है और मुख्य फोकस ये है, इसके बीच, मुख्य फोकस के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रख दिए, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ है मुख्य फोकस, तो इससे आ रही है, और जो केंद्र से होकर जाती है वो केंद्र से ही वापस चली जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य अक्ष की जो समानांतर किरण आती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो केंद्र से जाती है वो केंद्र से ही वापस लौट आती है, और जो मुख्य फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये किरण आरेख के नियम है। चलिए, मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। इसको नोट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका कोई उतना ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो है ये आ रही है यहाँ से और मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, तो केंद्र से ही चली जा रही है। तो जब मैं पहले ही बताया कि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहाँ पर किरणें मिलेगी, तो किरणें कहाँ मिल रही है? यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं, यानी कि यहाँ से ये किरणें, अरे किरण मिलना देखना है हमें, फोकस पर नहीं मिलना देखना है, किरण मिल कहाँ मिल रही है। तो किरण एक यहाँ से आ रही है, पुनः यहाँ से जा रही है, एक किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है, तो दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही है, अतः प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी कि बिंदु आकार का नहीं बनेगा लेकिन प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। अब देखते हैं तीसरा स्थिति क्या है।
तीसरा स्थिति है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से समान आकार का बनता है। जैसे मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर ही हम वस्तु को रख दिए, तो वक्रता केंद्र पर यदि हम वस्तु को रख दिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आ जाती है, और मुख्य फोकस से जो होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सेम उल्टा है, यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, यदि फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इधर से जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो जो जब किरणें मिलेगी जहाँ पर वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर किरणें मिल रही है, और यहाँ से ये आ रही है तो ये दोनों किरणें यहीं पर मिल रही है। दो किरण देखना है तो दोनों किरण यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो क्या बनेगा, यानी कि इधर जितना लंबा है उतना ही लंबा इधर है, यानी कि वस्तु क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा। क्या बनेगा, समान आकार। ये वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से समान आकार का बनता है। चौथी स्थिति देखते हैं, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे मान लीजिए कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख रहे हैं, तो ये है वक्रता केंद्र सी यहाँ पर और मुख्य फोकस ये है, तो इसके बीच हम कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मैं वक्रता केंद्र के पास ही रखा हूँ तो ये जो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर वो मुख्य फोकस से होकर आ जाएगी, और जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो जो दोनों किरणें, जैसे यहाँ देखिए ये इधर से आ रही है और यहाँ से आ रही है, ठीक, और ये जो यहाँ से आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों किरणें, ये और ये, यानी कि ये किरणें और ये किरणें दोनों कहाँ पर आकर मिल रही है, यहाँ पर। इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर। ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। तो इसलिए यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम देखते हैं पांचवा स्थिति। पांचवा स्थिति में है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखा जाए। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम वस्तु को रखे हैं मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर हम वस्तु को रखे हैं, तो जो मुख्य फोकस पर हम रखते हैं तो जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर आती है, और किरणें जो केंद्र से होकर जाती है वो वापस केंद्र से ही लौट जाती है। तो ये वापस केंद्र से ही लौट जा रही है, तो ये दोनों किरणें मिल ही नहीं रही है, कहाँ जा रही है, अनंत पर जा रही है। अर्थात जब भी हम वस्तु को यदि मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब हम देखते हैं छवा स्थिति क्या है। तो छवा स्थिति लास्ट स्थिति है इसका, तो देख लेते हैं छवा में क्या दिया है। तो दिया है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु कहाँ पर रख रहा है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया ध्रुव पी, तो इसके बीच हम कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मैं मुख्य फोकस के पास ही रखा हूँ, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो मुख्य फोकस से ही वापस लौट कर आएगी, और जो केंद्र से जाएगी वो केंद्र से ही वापस लौट आएगी। तो इसको हम कहाँ पर मिलाएंगे, पीछे। जैसे इसको इधर नहीं मिल रही है ना, जैसे पांचवी स्थिति में नहीं मिली तो हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। जब हम पीछे की तरफ मिलेंगे तो पीछे मिल रहा है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको अपने मन से ये मिल नहीं रही है, इसको मिलाया जा रहा है। तो इसका जो ये दोनों किरणें हैं यहाँ पर आकर मिल रही है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो वस्तु है इतना छोटा और प्रतिबिंब कितना बन गया, इतना बड़ा। तो इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का सिर्फ दो स्थिति होता है। कितने स्थिति होता है, दो स्थिति। पहला स्थिति होता है यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। जैसे मान लीजिए यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रख दिया गया, किधर इधर अनंत पर वस्तु रखी गई है, मालूम नहीं है कहाँ पर रखा गया है, लेकिन वक्रता केंद्र से दूर रखा गया है, ये नहीं मालूम है कि सीमित दूरी पर अनंत पर रखा गया है, ठीक। जैसे उसमें अवतल दर्पण में सीमित दूरी पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र से जब भी दूर कहेगा तो सीमित दूरी पर ही कहेगा, जब अनंत पर कहेगा तो वो सीमित दूरी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए इधर कहीं पर वस्तु रखा गया, तो वहाँ से जब प्रकाश आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके जब समानांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से टकरा कर इधर चली जाएगी, जो भी किरण आएगी तो हम इसको
मिलाते हैं, आभास करते हैं मिलाने का, तो ये मिल रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये किरण आरेख का नियम है कि मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब हम इसके देखते हैं दूसरा स्थिति क्या है। तो वस्तु कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, क्योंकि यहाँ पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना है, इसलिए वस्तु क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा नंबर देखते हैं, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत मान लीजिए यहाँ है और ये ध्रुव है, अनंत इधर है, जैसे अनंत पर हम रखे थे वस्तु, तो अनंत और ध्रुव के बीच यदि कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वो कह रहा है कि रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी मुख्य फोकस यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है, तो इसी के बीच कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर है मुख्य फोकस और यह है ध्रुव, तो इसके बीच ही कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर वस्तु रखा गया है तो मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित हो जाती है, इधर चली जा रही है ये किरणें, और ये जो केंद्र से होकर जा रही है, तो केंद्र इसका इस तरह है ना, तो गोलीय दर्पण जैसे इस तरह का है, तो जब इस तरीके का है तो जहाँ पर गोल है तो उसके बीच ही ना केंद्र होगा, तो इसलिए केंद्र यहाँ पर है। तो जो मुख्य फोकस यहाँ से जाएगा तो ये केंद्र से ही होकर जाएगा और वापस केंद्र से ही क्या होगा, लौट आएगा। तो ये दोनों किरण देखेंगे कहाँ मिल रहा है, जैसे इसका आभास कर रहे हैं, तो ये है, थोड़ा सा ये गलत हो गया था, तो ये है ये किरणें, तो ये यहाँ पर आ रही है मुख्य फोकस पर, और ये जो है वक्रता केंद्र वाला किरणें ये है, ये दोनों किरणें मिल रही है कहाँ पर, यहाँ पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यही प्रतिबिंब है A डैश B डैश, यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, क्या देखते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं कि क्या दिया है उपयोग में। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पहला दिया है कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गले आदि के निरीक्षण में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, स्कूटर आदि के हेडलाइट में किया जाता है। और चौथा दिया है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का क्या है उपयोग है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ही हम देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि जो जैसे स्कूटर हो गया तो उसके जो साइड में होता है, जो साइड में, तो उसमें इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में सभी वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देगी, यानी कि जितने भी पीछे वस्तु रहेगी, जितने भी गाड़ी आएगी वो स्कूटर में या मोटर कार में या फिर ट्रक में, वो सभी गाड़ियाँ दिखाई देगी छोटे छोटे आकार में, तो आप जान जाएंगे कि ये गाड़ी आ रही है। ठीक, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार आदि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों में या लगे हुए लैंपों आदि में प्रकाश के परावर्तक के रूप में कहते हैं। प्रकाश के परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के परावर्तन के कुछ चिन्ह परिपाटी होता है, वो देख लेते हैं। तो पहला है, दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। कभी भी दर्पण पर जो प्रकाश की किरण डाली जाती है वो कहाँ से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा नंबर पर, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी दर्पण प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। यानी बाईं ओर किधर है, बाईं ओर इधर है, इधर से जो आता है वो बाईं ओर है। और ये जो हम जिस हिसाब से लिख रहे हैं, जैसे इधर से ये दाएं ओर है, तो जैसे कॉपी ले लेते हैं तो ये है बाईं और ये है दाईं, और बीच में मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण हो गया। ठीक, तो ये जो जब भी प्रकाश आएगा ये हो गया बायां, ये क्या हो गया, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक, तो ये है दर्पण, ये क्या है, दर्पण है। तो जब भी प्रकाश डालेंगे हम इधर से ही प्रकाश डालेंगे। तो दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए परावर्तक तल है तो यहीं से समस्त दूरियां मापी जाएगी, नीचे ऊपर जितने भी दूरी मापी जाएगी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहला, दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा नंबर पर दिया है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी, यानी इधर की तरफ, ध्रुव से इधर जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक, अब कह रहा है दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो वो दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। 5 नंबर पर है, यदि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई या मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक, जैसे
ऊपर की तरफ हम लेंगे, जैसे चित्र में देख लेते हैं कि हम इधर जाएंगे तो धनात्मक लेंगे, इधर आएंगे तो ऋणात्मक। ये है बायां, ये है दायां। अगर ऊपर जाएंगे तब भी धनात्मक लेंगे और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो वही 5वां नंबर में कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है प्रतिबिंब और लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो देखते हैं हम अगला टॉपिक। ये चिन्ह बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम जब अब सवाल करेंगे, इसमें जितने भी सवाल दिए हैं वो अंकित क्वेश्चन, तो वो सब ये दूरी पर निर्भर करता है। हम माइनस प्लस का ध्यान रखने के लिए, तो ऊपर की तरफ धनात्मक होता है और दाएं की तरफ धनात्मक होता है, बाएं की तरफ ऋणात्मक होता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है दूरियाँ। चलिए अब हम देखते हैं आगे हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है पार्श्व उत्क्रमण क्या है। तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दर्पण में दायां दिखाई देता है। जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, यानी बराबर जो समतल दर्पण ऐसा होता है उसके सामने खड़े होते हैं, तो बायां हाथ हमारा दायां प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाता है। तो इस समतल दर्पण के पार्श्व बदलने की घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। नोट जैसे है, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। जैसे यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को शीशे में देखेंगे तो हम देख लेंगे कि कैसा होता है। तो उसमें जो होता है पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। जैसे ए हुआ, ए को यदि हम देखेंगे तो उसका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा। ये जितने भी अक्षर हैं इसके पार्श्व नहीं बदलता है। इसके अलावा जितने भी वर्ण आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, उसका पार्श्व बदल जाएगा। यानी कि इधर का, जैसे ये है इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, भी में भी इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, लेकिन हमको आभास नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए बी लेंगे तो बी में आभास होगा, बी इधर, इसका जो इस तरह के रहेंगे वो इधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो इसका खासियत है, इसको कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। अब देख लेते हैं परावर्तन में दो प्रकार का परावर्तन होते हैं। एक है नियमित परावर्तन। क्या है? एक नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब चिकने तल से होगा तो उसको नियमित परावर्तन, और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक बात बता दूं पहले, ये बताने से पहले कि मैं इस सूत्र का निगमन एक दूसरे वीडियो में करूंगा, जो मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पर अपलोड भी कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 1/f दर्पण में जब हम किसी भी सवाल को करेंगे तो इसको ये है, इसका संबंध UV/F में संबंध है कि 1/f = 1/v+1/u। इसका निगमन करके मैं बताऊंगा। इस वीडियो जो कि बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें इसका निगमन नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए इसको बता दिया हूँ कि 1/f = 1/v+1/u होता है। ये UV/F में संबंध होता है, इस पर सवाल होगा। और एक r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है? 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी के 2 गुना होगी। जो वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी? फोकस दूरी के 2 गुना होगी। यानी कि r और f में संबंध है कि r बराबर 2f, और UV/F में संबंध है कि 1/f = 1/v+1/u। तो ये है, इसी पर ही हम सवाल करेंगे। दर्पण के जितने भी सवाल होंगे वो इसी पर करेंगे। और एक और देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई जो रहेगी और जो वस्तु की लंबाई रहेगी उसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे m = I/O = H', यानी कि ये है प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं इमेज। ठीक, तो ये I से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को और O से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की लंबाई को। H' से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को, H से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की लंबाई को। यानी इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मीटर से मीटर क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी इसका भी मात्रक मीटर होता है। कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। तो ये दोनों जो होता है कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हम अगला देखते हैं क्या है। तो अभी प्रकाश का परावर्तन के जितने भी हेडिंग थे वो सभी हम बता दिए। अब इन्हीं किस पाठ का नाम था? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के सभी हेडिंग समाप्त हो गए हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के हेडिंग क्या हैं। तो अब देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। परावर्तन तो खत्म हो गया, अब अपवर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख लेंगे, नोट में दिया है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। जैसे मैं इसको आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। चित्र के द्वारा समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आप लोगों को जरूर आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 2 माध्यम हो गया, ये हो गया आपका वायु, ये क्या हो गया? वायु। तो इसमें वायु में जो धूल के कण होंगे वो दूर दूर होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे। ठीक, और ये हो गया आपका जल, ये क्या हो गया? जल। तो इसमें जो धूल के कण होंगे वो बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे? पास पास होंगे इसमें धूल के कण।
बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। धूल के कण नहीं, जो इसके कण होंगे इसके पास पास होंगे, और जो वायु के कण होंगे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे। जब इसमें प्रकाश आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो इसमें तो प्रकाश तेज आएगा, लेकिन जैसे ही जल में प्रकाश आएगा वो क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। जब किसी प्रकाश एक माध्यम से, जैसे एक माध्यम था ये वायु, एक माध्यम क्या था, वायु, और दूसरा माध्यम हो गया जल। तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी इसका मार्ग तेज था लेकिन ये क्या हो गया, धीरे हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। लेकिन जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह उसके मार्ग में वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे इसका मार्ग यहाँ पर था लेकिन ये क्या हो गया, उससे विचलित हो गया, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो स्थिति होती है। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मान लीजिए ये है विरल माध्यम, विरल का मतलब क्या, कमजोर, और ये सघन का मतलब घन घन। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या हटती है, दूर हटती है। क्या हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। जैसे मान लीजिए ये अगर जल मानेंगे तो ये इधर की तरफ भागेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ इधर कमज़ोर पड़ेगा, उधर से तो तेज आई रहेगी, इधर कमज़ोर पड़ेगा तो तेजी की तरफ निकल जाएगी। तो यही इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि दो माध्यम होता है, दो माध्यम जरूर होंगे, जैसे एक वायु होगा, या जल होगा, या एक कांच होगा, या एक जल होगा। तीन माध्यम में होता है वायु, जल और कांच। तो जब वायु से जल में प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि वह उसके मार्ग में विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया है। अगला दिया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। दूसरा नियम में पहला नियम दिया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों इसमें भी एक ही तल में। दूसरा है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई था अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। दो नियम हुआ, जैसे देख लीजिए यहाँ पर इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा। जैसे मान लीजिए ये साइन आई है और ये साइन आर, किन्हीं दो माध्यमों के लिए लिया जाता है। क्या लिया जाता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। जब नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो पीछे करके, उसमें लिखा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई था अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक और पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो देख लीजिए अपवर्तनांक क्या है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम जरूर लेंगे। दो माध्यम में क्या होता है, आपतन कोण की जगह साइन आई था अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर होता है एक सी बटा भी। ठीक, एन बराबर, हम न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा तो उसमें सूत्र के साथ बताऊंगा। इसमें इतना ही देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्रांतीय कोण क्या है। तो सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण का मान विरल माध्यम के लिए 90 अंश हो जाता है तो उसे क्रांतीय कोण कहते हैं। सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण का जो मान होगा वो विरल माध्यम के लिए 90 अंश हो जाता है तो उसे क्रांतीय कोण कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए सघन हो गया, ये विरल होगा, तो जो सघन माध्यम, जो इसका आपतन कोण है वह सघन माध्यम के लिए कितना अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो इसी को हम क्रांतीय कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रांतीय कोण कहते हैं। इसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक में लेंगे, अर्थात जी एन ए। कांच का किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से, और वायु को ए से, तो जी एन ए लिख देंगे। और बराबर साइन आई बटा साइन आर को ही लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए इसमें एक और सूत्र है, जैसे जी एन ए यदि लिखेंगे, जी एन ए बटा साइन सी बटा साइन 90 अंश, साइन सी, यानी कि ये है साइन सी और ये है साइन 90। तो उसी को हम मान लिया है ये। जैसे मान लीजिए जी एन ए बराबर साइन सी बटा 1 भी लिखा जाता है, साइन सी बटा 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, अर्थात जी एन ए बटा साइन बराबर साइन सी 1 हो गया। ये हो गया सिद्ध। तो मैं अब इसको अगले वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल, प्रकाश से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो सभी सिद्ध कराऊंगा। तो ये हम देख लिए क्रांतीय कोण देख लिए, अपवर्तनांक देख लिए, और वो भी देख लिए क्या, प्रकाश का अपवर्तन, उसका अपवर्तन के नियम भी देख लिए। अब देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जब सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण का जो मान होता है क्रांतीय कोण से अधिक हो जाता है, यानी कि जो सघन माध्यम, विरल माध्यम में जाए तो 90 अंश था, तो जो सघन माध्यम के लिए क्या होता है वो क्रांतीय कोण से उसका मान अधिक हो जाता है, तो समस्त दूरियां सघन माध्यम, समस्त प्रकाश सघन माध्यम में ही लौट जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, फिर भी 40 मिनट की वीडियो हुई है। तो चलिए मैं अब देर नहीं करते हैं, जो भी मेरे वीडियो में गलती हुआ होगा उसको आप
बताइएगा कमेंट करके, मैं इसको सुधार करूँगा। तो आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। आपके हिसाब से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप लोगों के लिए देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।